प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं पंकज कुमार मिश्र आज आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का जो पाठ दूसरा है, फसलों का त्यौहार, उस पाठ का दूसरा पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग फिर से सीखेंगे फसलों के त्यौहार के बारे में अगली बातें। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि हमारे देश में फसलों का त्यौहार कई रूपों में, कई नाम से मनाया जाता है। आप लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा है। आज उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज हम कुछ आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो फसलों का जो त्यौहार है उसमें और राज्यों में इसको किस नाम से और किस प्रकार से मनाया जाता है। अब आइए, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि जो फसलों का त्यौहार है वो झारखंड में सरहुल के नाम से मनाया जाता है। अब आज हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत का जो हमारा एक प्रसिद्ध राज्य है तमिलनाडु, वहाँ पर फसलों का त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो आप देखिए, मैं आपके सामने टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों का से जुड़ा जो त्यौहार है उसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसल जैसे चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख दिया जाता है। धूप में रख दिया जाता है। अब आप लोगों ने इस जो हमारा ये जो पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ में आपने एक शब्द देखा, मटका। आप सभी लोग मटके का इस्तेमाल करते होंगे। तो ये देखिए, ये है मटका जो मिट्टी का बना हुआ है और इसको मटका कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं आप लोग इसको देखेंगे। तो ये है मटका, ये जो है मिट्टी से बनाया जाता है। तो इसमें हम पानी भी रखते हैं और भी बहुत तरह का अनाज भी रखते हैं। तो ये हमारे बहुत काम आता है। अब इस मटके में क्या करते हैं कि हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 12:30 बजे तक धूप में रखा जाता है और जैसे ही मटके में उफान आता है, यानी दूध और चावल जब उफान लेते हैं तो और वो बाहर निकलने लगता है, तो लोग जो है जो चारों तरफ उसे घेर के रखते हैं, वो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी खिचड़ी में उफान आ गया, खिचड़ी में उफान आ गया, खुशी के स्वर जो है दिखाई देने लगते हैं। और शायद यही जो पकी हुई जो खिचड़ी है, इसी को लोग जो है पोंगल के रूप में मनाते हैं। तो तमिलनाडु राज्य का जो पोंगल है बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। अच्छा, अब आप इस टेक्स्ट में देख रहे हैं कि एक शब्द है साबुत। तो साबुत शब्द को हम अभी आपको आगे बताते हैं। साबुत का मतलब होता है, हम हल्दी दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तो होती पिसी हुई हल्दी और दूसरी होती है खड़ी हल्दी, यानी उसको बिना काटे, बिना पीसे जो है जो इस्तेमाल करते हैं उसको साबुत कहते हैं। अब ये देखिए, कुछ इसमें जो नए शब्द आए हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल का मतलब होता है, हमारे देश में दो तरह की फसल उगाई जाती है, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। तो रबी की फसल में गेहूं है और चना है, मसूर है, मटर है, ये जो है आते हैं। और खरीफ की जो फसल होती है उसमें अरहर है, चावल है, उड़द है, मूंग है, ये आते हैं। तो कार्तिक अगहन के बीच में जो फसल उत्पादित होती है, यानी पकती है और अनाज घर में आता है, उसको खरीफ की फसल कहते हैं। तो वहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल था, खरीफ की फसल आती है। दूसरा शब्द है साबुत। साबुत का मतलब होता है अखंड, माने बिना उसके टुकड़े किए हुए, बिना पिसा हुआ। कुछ और भी शब्द हमने आगे लिए हैं, उन शब्दों को हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इस पैराग्राफ में जो दो शब्द आए हैं उसको आप लोग देखिए। अब आइए बच्चों, हम तमिलनाडु से जो है दूसरे राज्य की तरफ चलते हैं, जो हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य में फसलों के त्यौहार को किस रूप में मनाते हैं, हमने आपको पिछले पाठ में बताया था कि जो गुजरात है
वहाँ जो मकर संक्रांति है उसको पतंगों का पर्व कहते हैं। बच्चों मुझे अच्छा लगता है, मैंने भी पतंग उड़ाई है और पतंग लूटी भी है, और आप लोग भी पतंग उड़ाते होंगे। पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आता है ना। तो ये पतंग का पर्व जो है गुजरात में मनाया जाता है, और पतंग के बिना यह पर्व अधूरा है। तो दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही है। अधूरा क्यों है? ये जो जलसा है, जब तक लोग पतंग नहीं उड़ाते तब तक ये जश्न, ये जलसा, ये उत्सव अधूरा है। इस दिन आसमान की ओर अगर आप नज़र उठाएं तो शायद हर आकार, छोटी बड़ी रूप रंग की पतंगें आकाश में लहराती हुई आपको मिल जाएंगी। प्रत्येक गुजराती, गुजरात में जो रहने वाले लोग हैं, हमारे भाई जो वहाँ रहते हैं, प्रत्येक गुजराती चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जरूरी नहीं है कि वो हिंदू ही हों कि और भी कोई धर्मावलंबी हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी आयु के हों, पतंग जरूर उड़ाते हैं। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य पूरा ढक जाता है, सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं होते हैं। अब देखिए, आपको उसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो आपने हमारी जो स्लाइड देखी है, इस स्लाइड में आप देखिए पतंगे ही पतंगे चारों तरफ से दिख रही हैं। इस प्रकार से आसमान का दृश्य हो जाता है, यानी आसमान पूरा पतंगों से रंग बिरंगे, छोटी साइज, बड़ी साइज, और छोटे आकार की, बड़े आकार की, लाल, नीले, पीले, अलग अलग रंग की पतंगे जो हैं वहाँ पर चारों तरफ दिखाई देती। सोचिए कितना अच्छा दृश्य होता होगा, कितना लोग आनंद लेते होंगे। तो है ना ये मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही अच्छा, जो हमें बहुत खुशियाँ देता है। अब आगे हम देखते हैं। अब बच्चों, हमने आपको पिछले पाठ में ये बताया था कि हमारा जो एक राज्य है जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड में दो क्षेत्र हैं, एक कुमायूं है, एक गढ़वाल है। तो कुमायूं क्षेत्र में इसको हमने बताया था कि इसको घुघुतिया कहते हैं। ठीक है, इस पर्व को घुघुतिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं, यानी मकर संक्रांति कहते हैं और घुघुतिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। कौन कौन से आकार दिए जाते हैं? जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम। फल, दाड़िम एक फल है जिसको अनार कहते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में उसको पिरोया जाता है, यानी जैसे हम माला बनाते हैं तो सुई लेकर के फूल उसमें गूंथते हैं, ऐसे उसको पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। अब गंडेरी क्या है? आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना बड़ा सा होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में जो काट लिया जाता है, ईख भी गन्ने को कहते हैं, तो उसे गंडेरी यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको पिरोया जाता है और इस प्रकार से एक माला जो है बनाई जाती है। अब देखिए, जो नए शब्द आए हैं, थोड़ा हम नए शब्दों की चर्चा कर लें। यहाँ पर हमने लिख दिया था, देखिए यहाँ पे लिखा है दाड़िम। दाड़िम जो है अनार को कहते हैं, अनार वहाँ पर होता है। और पकवान क्या है? आप लोगों ने बहुत तरह के पकवान खाए होंगे। पकवान कहते हैं घी से बनाया गया खाद्य पदार्थ, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसको घी से बनाया जाता है, घी से तला जाता है। गंडेरी क्या है? गंडेरी ईख के टुकड़े को कहते हैं। ईख मतलब वही आपका जो हमारे बघेली भाषा में उसको रूख भी बोलते हैं, उसको ईख भी बोलते हैं, उसको गन्ना भी बोलते हैं, उसकी शक्कर बनाई जाती है, आपको पता है। पिरोना माने एक साथ बांधना। उस माला में सबको, पकवानों को, संतरे को और ईख जो होती है उसके टुकड़े को, गन्ने के टुकड़े को बनाया जाता है और एक माला बनाई जाती है। अब क्या होता है आगे? माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि से करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं। बच्चों को तो हर काम करने में बहुत उत्साह और बहुत मज़ा आता है। सुबह बच्चों को वो माला दी जाती है। बच्चों, आप ये माला को लो। बहुत ठंड जब पड़ती है कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में, माने कुमायूं में, तो पक्षी क्या होते हैं, पहाड़ से बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। जो भी पक्षी हैं वहाँ पर उनको खिलाते हैं, जो नहीं है पक्षी उनको बुलाते हैं
और गाते हैं। क्या गाते हैं? ये गाना वहाँ पर प्रसिद्ध है जो बच्चे गाते हैं। कौआ आओ घुघूत आओ, ले कौआ बड़ो, मका दैजा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मका दैजा सोने की छुरी। तो इस प्रकार से ये वो एक गीत लय में गाते हैं। आप लोग तो इस गीत को बहुत अच्छे तरीके से गा लेते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि बच्चों को हर काम करना बहुत अच्छा लगता है। हम भी जब बच्चे थे तो हमने भी बहुत ऐसे काम किए हैं। तो इस गीत को फिर से हम गाते हैं। कौआ आओ घुघूत आओ, ले कौआ बड़ो, मका दैजा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मका दैजा सोने की छुरी। अब यहाँ पर एक शब्द है बच्चों, घुघूत। घुघूत जो है कुमायूं क्षेत्र में एक पक्षी होता है, उसको घुघूत कहते हैं और उसको बुलाया जाता है। और इस पक्षी के बारे में कुछ वहाँ पर लोक कथाएँ भी हैं, आप लोग देखेंगे, अपने बड़ों से समझेंगे। तो अभी आप फिलहाल ये समझिए कि घुघूत एक पक्षी है जिसको बुलाया जाता है, जो कि ठंड की वजह से चला जाता है। अब ये गीत गाने के बाद पक्षियों को खिलाया जाता है पकवान, और इसके साथ वहाँ पर एक बात है कि इसके साथ जिस चीज़ की कामना होती है, हमारी कुछ विश होती हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, वो हम मनोकामना मांगते हैं कौआ और घुघूत को खिलाने के बाद। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमने कुछ राज्यों के बारे में फसलों के त्यौहार को पढ़ा, जैसे सरहुल पढ़ा, फिर हमने पोंगल पढ़ा, फिर हमने घुघुतिया पढ़ा, देखा। आप भी अपने क्षेत्र में अलग अलग त्यौहार अलग अलग रूप में मनाते हैं। उस लिस्ट में जो हमने राज्यवार जो लिस्ट दिया था, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सा त्यौहार, जैसे असम में बिहू, पंजाब में लोहड़ी, उड़ीसा में नुआखाई पर्व मनाया जाता है। तो अलग अलग त्यौहार हैं, हमने यहाँ पे 3-4 त्योहारों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर आगे देखिए कि है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के अनाज से खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ता है। मैंने आपको बताया था कि इस दिन लोग जो है नदी में स्नान करते हैं, तो नदियों में, तालाबों में नदी का सैलाब स्नान के लिए उमड़ता है। सैलाब माने भीड़, पूरी भीड़ जाती है, क्योंकि सबको नहाना है, सबको पुण्य लूटना है। तो इस प्रकार से नदी में सैलाब स्नान के लिए उमड़ता है। अब क्या होता है, ठंड तो बहुत होती है। हमने आपको बताया था कि जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में जो मनाया जाता है, और उस समय बहुत ठंड पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, और कुमायूं में तो और भी ज़्यादा। तो लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो अवश्य लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की जगह नहीं होती। अब यहाँ पर एक बात आती है, तिल रखने की जगह नहीं होती, यानी इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ कि छोटा सा तिल भी नहीं रख सकती। यानी कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि वहाँ इतनी भीड़ होती कि हम वहाँ पर तिल भी नहीं रख सकते। यानी बहुत ज़्यादा भीड़ होती, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश होता है, तिल रखने की जगह नहीं होती। तिल से याद आया ना, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना। बच्चों, आपको हमने बताया था कि तिल इतनी शुभ मानी जाती है कि लोग पानी में डाल करके उससे स्नान भी करते हैं, और ये शुभ मानी जाती है तिल। और उसके साथ साथ तिल का दान करना, आग में तिल डालना और तिल के पकवान बनाना। आप लोगों ने तिल के लड्डू तो खाए होंगे, बहुत मीठा होता है। और ये जो तिल है, हमें शरीर में हमारे गर्मी बनाए रखने के लिए भी होती है, ये बहुत लाभकारी है। अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तुम्हारे घर या इलाके में त्यौहार को बच्चों कैसे मनाते हैं, आप लोग देखिएगा। आप भारत के जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, आप जाके देखिए, अपने बड़ों से पूछिए, या कि आप खुद भी जानिए कि आप इस त्यौहार को किस रूप में मनाते हैं। इसे आप खिचड़ी कहते हैं, इसे पोंगल कहते हैं, इसे मकर संक्रांति कहते हैं, या आप इसका कोई और दूसरा नाम आपके क्षेत्र में कहा जाता है। तो आपको इस बात को पता करना है और जानना है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और भी त्यौहार मनाते हो? क्या आपके क्षेत्र में कुछ और भी त्यौहार है जो हमें नहीं पता है? तो आप ये बात जानिए। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके के रहने वाले लोग इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग एक ही त्यौहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। ये अपना अपना तरीका होता है, क्योंकि हम जानते हैं
हमारा देश बहुत विशाल देश है और इस विशाल देश में जो विविधता है यानी डाइवर्सिटी है वो है, और हमारी एकता भी इसी में है कि हम भारतवासी हैं। लेकिन हमारी भाषा, हमारे पर्व, हमारे तीज त्यौहार, हमारा रहन सहन, इन सब में विविधता है। तो इसी प्रकार से इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक ही त्यौहार को मनाने का ढंग और हमारा रंग ढंग अलग अलग हो सकता है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ का के अंदर जो भी हमारा जो गद्यांश था तो उसको हमने पढ़ा और उसकी बातें जानी। अब आइए हम इसके जो है कुछ जो एक्सरसाइजेस हैं, जो इसके अभ्यास हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो आप लोग तैयार हैं ना हमारे साथ है ना अभ्यास करने के लिए? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें हम दोनों ने मिलकर के सीखी हैं, है ना। तो आइए हम लोग कुछ इसके बारे में और देखते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्न है, आपसे प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ना निकले? और अगर ऐसा हो तो क्या होगा? सोचिए, आप सोचिए, अपने मन में सोचिए और उसको कॉपी में अपने लिखिए। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ हिंट देते हैं, हम कुछ बताते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है, होता है। ठंडी के सीजन में सूरज नहीं आता है, चारों तरफ कोहरा कोहरा छाया रहता है, और अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा? समय का पता नहीं चलेगा, समय का पता नहीं चलेगा, और उसके साथ क्या होगा? हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है। उसके अलावा हमें ठंड बहुत लगती है, उसके अलावा हमारा स्कूल भी जाने का मन नहीं करता है, ऑफिस भी जाने का मन नहीं करता है, और हम रजाई को ढके, कंबल को ढके अपने घर में लेटे रहते हैं। हमारा सारा काम जो है विलंब से होता है, और उसके साथ अगर बहुत दिनों तक सूरज ना निकले तो बहुत परेशानी हो जाएगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, क्योंकि सूरज से ही हमें ऊष्मा मिलती है, सूरज से ही हमें ऊर्जा मिलती है। तो उसके बिना तो हम किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना बच्चों। अब इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ और भी बातें हों तो आप उसको सोचिए, आप उसको लिखिए और अपनी कल्पना को बढ़ाइए। अब अगला है प्रश्न नंबर 2, तुम्हें कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और क्यों? बच्चों, हम बहुत तरह के त्यौहार मनाते हैं। हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, फसलों के त्यौहार मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं और भी बहुत तरह के त्यौहार मनाते हैं। अब आपको होली भी मनाते हैं, तो आपको इसमें से कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है? ये आप अपनी रुचि और अपने मन से लिखिए कि आपको वो त्यौहार क्यों अच्छा लगता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। उसके अच्छे लगने के पीछे कारण क्या है, आपको ये भी बताना है। जैसे होली है तो होली में हम कलर लगाते हैं, दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं, ईद में हम सेवइयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है, आप इसकी चर्चा करिए और अपने मन से कॉपी में लिखिए। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि फसल के त्यौहार में हमने सीखा कि तिल का बहुत महत्व होता है। हम तिल से स्नान करते हैं, तिल को आग में डालते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, तिल के और मिठाइयाँ भी बनती हैं, और तिल से तेल भी बनता है, तिल का तेल भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए कि तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। तो तिल जो है, तिल से लड्डू बनते हैं, और तिल का जो तेल होता है उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से जो तिल है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, उसका तेल हमारे काम आता है। और उसके अलावा बहुत तरह के और भी पकवान बनते हैं, कुछ सब्जियों में भी डाला जाता है, कुछ और भी पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ भी बनती हैं। जैसे हमने उस दिन बताया कि तिलकुट और गजक ये भी बनता है। और भी अपने अपने क्षेत्रों में तिल के क्या क्या इस्तेमाल है ये आप लोग पता करके और अपनी कॉपी में उसको लिखिए, और अपने बड़ों से, मम्मी से, खास करके मम्मी, पकवान तो घर में मम्मी बनाती है ना, तो मम्मी से पूछिए कि आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी बुआ जो हैं तिल का किन किन रूपों में क्या क्या चीज़ें बनाने से इस्तेमाल करते हैं। तिल का पापड़ भी बनता है, बहुत टेस्टी होता है। तो देखिए कि आप लोगों के यहाँ क्या किस किस रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों, हम अगला प्रश्न आपसे चर्चा करते हैं कि तेल किन किन चीज़ों से बनता है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि तेल जो है तिल से बनता है। अब और ऐसे कौन कौन से सी चीज़ें हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, आप अभी सोचिए अपने मन में किन किन चीज़ों से तेल बनता है, आप किन किन
चीज़ों से बने हुए तेल का आप इस्तेमाल करते हैं, हम आपको कुछ क्लू देते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। जैसे आप इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड में हमने 4 चीज़ें रखी हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है, ये क्या है, ये है नारियल, है ना। तो ये जो नारियल है, ये नारियल आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, पूजा में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ पूजा में ही नहीं होता है और इसके पकवान ही नहीं बनाए जाते हैं, इसकी चटनी ही नहीं बनती है, इसका तेल भी बनता है, मार्केट में मिलता है, बाज़ार में मिलता है नारियल का तेल। खास करके ठंडी के सीज़न में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है इसको कहते हैं बच्चों सरसों। क्या कहते हैं, सरसों यानी मस्टर्ड। तो इसका भी तेल हम इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार में मिलता है सरसों का तेल। और ये जो सरसों का तेल होता है, इससे सब्जी बनती है, इससे और भी बहुत तरह की मिक्सचर्स, नमकीन और भी अपने अपने क्षेत्र में जो भी चीज़ें कहते हैं इससे तली जाती हैं, हैं। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ों के लिए किया जाता है। और सरसों के तेल की मालिश भी करते हैं, है ना। तो सरसों से भी हमें तेल प्राप्त होता है। और ये जो है, ये है मूंगफली, जिसको बोलते हैं ग्राउंड नट। आप लोगों को ठंडी के सीज़न में करारी मूंगफली खाने में बहुत मज़ा आता होगा। लोग ट्रेनों में यहाँ वहाँ बेचते हैं, ये है भूंजी मूंगफली। और मूंगफली के बारे में बहुत टाइम पास मूंगफली भी बोलते हैं। तो ये जो मूंगफली है बच्चों, इससे हमें तेल प्राप्त होता है, इसको फली का तेल भी कहते हैं। और ये बहुत ही सेहतमंद होता है और इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका बादाम, है ना। बादाम आपने खाया होगा, हैं। लोग बादाम भिगो करके भी खाते हैं, कहते हैं कि भिगोया हुआ बादाम खाने से हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है और हमारा मस्तिष्क बहुत एक्टिव होता है। तो ये जो तेल है, आपने देखा होगा कि बाज़ार में इससे भी हमें तेल प्राप्त होता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं बादाम का तेल। और बादाम का तेल हम लगाते हैं, अपने बालों में भी लगाते हैं और ये बहुत बालों को बहुत पौष्टिकता जो है प्रदान करता है। ये बहुत ही बालों के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार से 4 चीज़ों की बातें हमने की। अब आप और बताइए, और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको क्या होता है, तेल प्राप्त होता है। तो आप देखिए कि सोचिए, मैं आपको और भी बोलता हूँ। जैसे आपको आंवला जो है उससे भी तेल बनता है, उसका भी मार्केट में बाज़ार में तेल मिलता है ना। उसके बाद सोयाबीन का से भी तेल बनाया जाता है। और सोयाबीन के लिए जो है मध्य प्रदेश बहुत प्रसिद्ध है, उसको सोया स्टेट कहा जाता है। और उसके साथ साथ अलसी, लिनसीड जिसको बोलते हैं, लिनसीड, तो अलसी का भी तेल बनता है। और उसके अलावा सूरजमुखी है, आप लोग जानते होंगे सूरजमुखी, है ना, सनफ्लावर जो है उससे भी तेल बनता है। उसके अलावा ऑलिव जो होता है, जिसको जैतून कहते हैं, उससे भी तेल बनता है। और उसके अलावा जो है कैस्टर ऑयल भी होता है, कैस्टर ऑयल, जो कि कुछ तेल ऐसे हैं जिनका खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ आयुर्वेद में और हमारे मेडिसिन में भी हैं, चिकित्सा क्षेत्र में भी उनका काम होता है। तो कैस्टर ऑयल, जिसको रेड़ी का तेल कहते हैं, तो इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। और भी आप पता करिए कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे तेल प्राप्त होता है। हमने आपको मेन चीज़ें बता दी। अब आप देखिए 5वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। तिलकुट हमने आपको बताया था उस पाठ में जब पढ़ा था कि लेखिका के घर में तिलकुट आता है गया शहर से। तो वो क्या करती है कि तिलकुट यानी तिल, गुड़ और शक्कर से बनी हुई मिठाई, उसको खाते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था, आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, बताया था कि तिलकुट से जो है तिल से गजक भी बनता है, गजक। तो उसके लिए ग्वालियर प्रसिद्ध है, और भी क्षेत्र फेमस है, प्रसिद्ध है। तो तिलकुट के लिए गया शहर प्रसिद्ध है। ऐसी जगहों का नाम लिखिए जो खास पकवान के लिए मशहूर है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि भारत एक विशाल देश है, तो यहाँ पर तीज त्यौहार अलग अलग हैं, यहाँ की भाषा, बोली, सब चीज़ अलग अलग है। आप भी जिस क्षेत्र में होंगे वहाँ पर भी कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ें प्रसिद्ध होंगी, फेमस होंगी। तो इतना बड़ा जो देश है, तो इस देश में हमारे खान पान में भी विविधता है।
और कहीं कहीं की चीज़ें बहुत फेमस हैं। वो क्षेत्र जो है उस चीज़ के नाम से जाना जाता है। जैसे हम चर्चा करते हैं और शहरों के हम आपको नाम बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक बहुत प्रसिद्ध शहर है आगरा। तो आगरे का पेठा जो है बहुत अपने आगरा जो है पेठे के नाम से जाना जाता है। पेठा आपने खाया होगा। और वहीं पर एक शहर है मथुरा। मथुरा के पेड़े जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके साथ साथ ग्वालियर का गजक बहुत प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ अगर आप बिहार जाएंगे तो बिहार में आपको लिट्टी चोखा जो है आपका बहुत प्रसिद्ध है। आप अगर उड़ीसा आएंगे तो उड़ीसा का जो छेना पोड़ा है, एक मिठाई है, वो बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। और साथ साथ साउथ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ का इडली डोसा बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात जाएंगे तो गुजरात का ढोकला बहुत प्रसिद्ध है। और साथ साथ अगर आप मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में अगर जाएंगे तो वहाँ का पोहा और जलेबी वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। और पंजाब की जो है लस्सी बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली का छोले और कुलचे बहुत जो है प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पंजाब हमारा इसलिए भी प्रसिद्ध है कि वहाँ पर मक्के की रोटी और सरसों का साग भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। और एक बात और है, बंगाल और उड़ीसा जो है रसगुल्ले के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जितना मैं जानता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन सी चीज़ खाने पीने के लिए बहुत मशहूर है। तो आप पता करिए और पता करके अपने कॉपी में उसको लिखिए। ठीक है बच्चों? हाँ, अब इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है काम वाले शब्द। हमने वहाँ पे बहुत सारे काम देखे। बच्चों आप सुबह से जब से उठते हैं, सोते भी हैं, तब भी सब से लेकर के रात तक और सोने तक आप कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे सुबह उठना, पढ़ना, ब्रश करना, नहाना धोना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, खेलना। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इसमें काम वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया कहते हैं। तो आप भी 5 क्रिया वाले शब्द लिखिए और हम आपको स्लाइड के माध्यम से बताते हैं कि ये देखिए फसलों के त्यौहार में यहाँ पर ये जो बालक है ये क्या कर रहा है कि ये माधव दौड़ रहा है। तो नीचे वाली स्लाइड देखिए। नीचे वाली स्लाइड में बालक क्या कर रहा है? आप ध्यान दीजिए। ध्यान दे करके आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये जो है क्या कर रहा है। सेकंड नंबर स्लाइड पे, तो ऊपर वाले स्लाइड पे तो माधव दौड़ रहा है। तो यहाँ पर नीचे वाली स्लाइड पे क्या कर रहा है? तो ये बालक जो है लिख रहा है। ये भी एक क्रिया है। और आगे देखिए ये जो 2 स्लाइड हैं, एक स्लाइड में राधिका कपड़े धो रही है। राधिका किसी महिला का नाम है और वो कपड़े धो रही है। कपड़े धोना ये क्रिया है। और जो नीचे वाली जो स्लाइड है, ये जो स्लाइड है, इसको आप देखिए। इसमें एक बालक जो है क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है ना? तो पढ़ना भी एक क्रिया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दौड़ना, कपड़े धोना, लिखना और पढ़ना ये हमारी क्रियाएं हैं। अब आप बच्चों हमें ये बताइए कि आप भी अपनी कॉपी में 5-6 आप जो भी अच्छा काम करते हैं, उन 4-5 प्रकार के जो क्रियाएं हैं उनका नाम लिखिए। जैसे सोना, जगना, उठना, बैठना, जो भी हैं आप उनको लिखिए। तो बच्चों आज हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है। आइए हम थोड़ा सा इस पाठ की जो है पुनरावृत्ति सूक्ष्म रूप से कर लेते हैं और फिर इसके बाद हमें आप इजाज़त दीजिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये हमारा पाठ बिल्कुल अच्छा लगा होगा। और तो जो हम पुनरावृत्ति करते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा बच्चों कि जो तमिलनाडु है, प्रदेश है, वहाँ पर पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है ना? तो पोंगल के त्यौहार में खिचड़ी पकाई जाती है और जब खिचड़ी में दूध के साथ उफान आता है तो पोंगल बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं। उसके बाद हम गुजरात गए, तो गुजरात में जाकर के हमने देखा कि गुजरात में पतंगों का पर्व मनाया जाता है। पतंग उड़ाई जाती है और आकाश जो होता है वो पूरा आकाश रंग बिरंगी
पतंगों से, बड़ी आकार की, छोटी आकार की और बहुत तरह के कलर की जो पतंगे हैं उससे सूर्य ढक जाता है। उसके बाद हमने देखा कि उत्तराखंड के जो कुमायूं क्षेत्र है, जहाँ पर इस मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं, तो घुघुतिया का पर्व कैसे मनाया जाता है। वहाँ पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, उनको अलग अलग आकार दिया जाता है, जैसे दाड़िम है, डमरू है, इस प्रकार से। और फिर वो माला, उसमें वो सब पिरोया जाता है। उस माला में गन्ना और संतरा भी पिरोया जाता है। उसके साथ साथ वो माला बच्चों को दिया जाता है। बच्चे उस माला को ले करके और पक्षियों को खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि पक्षी जो है ठंड प्रदेश में बाहर चले जाते हैं, तो बच्चे उनको बुलाते हैं और वो गीत भी गाते हैं, है ना। आपने वो गीत सुना है ना कि कौवा आओ, घुघूत आओ, है ना। और फिर इस प्रकार से कह के और क्या करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, उनके मन में जो भी इच्छा होती है। उसके साथ हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि भारत एक विशाल देश है बच्चों, और विविधता जो है, डाइवर्सिटी हमारी विशेषता है। हम भाषा, रूप, रंग, हैं, पहनना, रहन सहन, सब में बहुत बड़ी विविधता है हमारे देश में। तो पर्वों को मनाने में भी बहुत बड़ी विविधता है। तो कहीं कहीं पर नदियों में सैलाब उमड़ता है एक डुबकी लगाने के लिए, तो कहीं कहीं पर उस पर्व को खिचड़ी पका करके मनाते हैं, तो कहीं पर पतंग उड़ा के मनाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने अपनी विविधता को देखा और हम जो है इस पाठ को हमने सीखा, बहुत तरह के अभ्यास भी हमने सीखा। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ को पढ़िए और लॉकडाउन के टाइम में भी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से जारी रखिए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।